हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को थोड़ा सा समझेंगे, इकोनॉमी को समझेंगे, और उसके बाद हम उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आप बीच में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप आखिर का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। मैम तव्हां चयो वर्ल्ड वार 1 पढ़ाईंदो पढ़ी अचिजो। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में इन करे हींअर स्किप कई आहे कि आउं चवां पई त जेका फिज़िकल क्लास पंहिंजी स्टार्ट थींदी, जेका इंशाल्लाह जल्दी सून स्टार्ट थींदी, उहो तव्हांखे मैप ते वेही सम्झाइण मूंखे थोरो वधीक ईज़ी लॻंदो, छो जो तव्हां ख़ुदि बि पढ़ी ईंदो या ख़ुदि वरी तव्हांखे सॼो रिवाइज़ कराइनि हुनखे IR जे पर्सपेक्टिव में पढ़ाईंदसि, ऐं हुनजे लाइ पाण खे ॿ कलाकनि जी घटि में घटि क्लास खपंदी। इन करे आई थॉट कि जेके ॿियूं शयूं आहिनि, स्पेशली ही वारो जेको आहे, हिनखे पाण बार बार पढ़ूं वेठा त हिनखे आउं डिटेल में पढ़ाए वठां। तो तव्हां सभु वर्ल्ड वॉर 1 ऐं 2 पढ़ी आया आहियो? यस मैम। हलो दैट्स गुड। बट इंशाल्लाह उहो पाण जेको आहे फिजिकल क्लास में ई होपफुली पढ़ाईंदसि। उहो हिकिड़ो टॉपिक हींअर छॾे ॾींदसि, ऑनलाइन कान पढ़ाईंदसि, और फिजिकल क्लास में पढ़ाईंदासीं। सो व्हाट इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़, सिंपल अगर अगर आंसर हुजे तो वो इहो आहे कि कहिड़े तरीक़े सां पॉलिटिकल सिस्टम जेको आहे वो इकोनॉमी ते इफेक्ट करे थो, ऐं कहिड़े तरीक़े सां वरी इकोनॉमिक सिस्टम जेको आहे पॉलिटिकल सिस्टम ते तव्हांजे इफेक्ट करे थो, इनखे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी चइबो आहे। बेसिकली जेको आहे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जेके आहिनि उहे ॿिनि क़िस्मनि जो इन्वेस्टिगेशन कंदा आहिनि। यानी कि पहिरीं त जेको आहे पॉलिटिक्स जेका आहे, तव्हांजा जेके लीडर आहिनि, जेका तव्हांजी हिकिड़ो त नेशन टू नेशन पॉलिटिक्स बि हले, जेका इंटरनल पॉलिटिक्स आहे, उहा कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे पूरी जेका इंटरनेशनल सिस्टम आहे उन ते इफेक्ट थी विझे। फॉर एग्जांपल जॾहिं हाँ बिलावल, हम फिजिकल क्लास इसलिए स्टार्ट नहीं करें क्योंकि अभी तक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद किया हुआ है उन्होंने। तो जैसे ही वो उसकी नोटिफिकेशन निकल जाएगी तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उर्दू में समझाऊंगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसको हम अगर सिंपलेस्ट वे में समझें तो पहली बात तो ये है कि जो उसके इकोनॉमिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि कैसे जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग चॉइसेस हैं वो कैसे जो है इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही हैं। एंड फिर अगेन हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी है इटसेल्फ, जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा होता है, वो कैसे मोटिवेट करता है पॉलिसी मेकर्स को कि वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करें। फॉर इंस्टेंस अमेरिका का आप मिसाल ले लें कि जब वर्ल्ड ट्रेड वॉर लगती है दो सुपर पावर्स के बीच में, दो बड़े पावर्स के बीच में, तो उससे जो है दुनिया भर की जितना भी जो इकोनॉमिक सिस्टम था उस पे समहाउ इम्पैक्ट पड़ा था। ना सिर्फ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा था बल्कि उनकी पॉलिटिकल सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। वो कैसे, जैसे ईरान को जो है वो सेंक्शनाइज कर देता है यूएसए, और यूएसए कहता है कि अब आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किसकी तरफ जाना है। तो कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन लोगों ने बिल्कुल ईरान से रिश्ता खत्म कर दिया, कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो न्यूट्रल रहे इस मामले में, और कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन लोगों ने ईरान की साइड ली या फिर अमेरिका की साइड ली, सही। इसी तरीके से जो हम इकोनॉमिकल फोर्सेस हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं। फॉर एग्जांपल आईएमएफ का मिसाल ले लें कि आईएमएफ जो है जब उनकी जो कंट्रीज जो है उनसे उधार मांग रहे होते हैं, तो जो फंड्स मांग रहे होते हैं, तो उनको कुछ स्पेसिफिक जो है चीजें साइन करनी पड़ती हैं, जिसे जिसे वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज कहते हैं। उसके बाद ही आपको कर्जा दिया जाता है। लेकिन लेट्स से अगर आपके अमेरिका से हालात सही नहीं चल रहे हैं, तो फिर अमेरिका ये करता है कि उन तमाम कंट्रीज जिनको आईएमएफ की फंडिंग की जरूरत होती है, तो वो वहां से फंडिंग को रोक देता है। इससे क्या होता है कि उनको अमेरिका की बात माननी पड़ती है। तो दीज आर टू फैक्टर्स जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स इकोनॉमी पर और किस तरीके से इकोनॉमी पॉलिटिक्स को जो है इम्पैक्ट करती है। अच्छा, सबसे पहले जो सिस्टम आ जाता है वो है ब्रेटन वुड सिस्टम, कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल मॉनेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट कैसे हुआ। आज से जो है समझे वर्ल्ड वॉर 1 से भी बहुत पहले जो है ये जो दुनिया थी वो हमेशा गोल्ड बेकिंग पे चली। सबसे पहले जो है हमने सिक्के बनाए थे जो सोने के होते थे, जो हम जिन्हें हम दिनार रियाल वगैरह वगैरह कहते थे। जितना जो प्रीशियस मेटल होता था उतनी जो है उसकी जो हम बादशाहों के जमाने में जो गोल्ड के सिक्के जिन्हें कहा जाता था, तो वो गोल्ड की सिक्के दरअसल करेंसी होती थी। फिर उससे कम होती थी, उससे कम मतलब उससे कम लेट से सिल्वर होता था, फिर उससे उससे कम जो है पीतल होता था, या फिर दूसरे दूसरे जो मेटल्स आ जाते हैं वो सारे जो है उनमें से जो है करेंसी बनती थी। अब मेजर बात ये थी कि पहले ऐसा होता था कि हर बंदा जो है
जब करेंसी नोट्स, मतलब पहले ये होता था कि गोल्ड टू गोल्ड जो है वो एक दूसरे से ट्रेड करते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि एक उनको नोट बना के दिया, नोट पे लिखा होता था कि भाई फलां बंदे का इतना सारा गोल्ड मेरे पास है। तो वो उस नोट को अगर किसी और को देता था तो वो उसको वो चीजें दे देता था, और वो नोट जाके उस बैंक में या जिस बंदे के पास वो होता था उससे जाके वो गोल्ड लेता था। इस तरीके से जो है ये करेंसी इजाद हो गई। अब जब करेंसी इजाद हो गई तो फिर हर कोई जो है करेंसी को बेकिंग किसकी थी, क्योंकि इस खाली नोट की वैसे कोई वैल्यू नहीं थी, तो उसको बेकिंग हमेशा गोल्ड की रही है। फिर हर कंट्री जो है वो गोल्ड से जो है ना बेकिंग करता था। लेकिन फिर जो है ना वर्ल्ड वॉर वन वन होता है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है ये होता है कि वो कहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम लाए कि आइंदा जो है ना ये मॉनेटरी सिस्टम जो है ऑल टुगेदर जो है वो डिस्टर्ब ना हो सके। तो वो ब्रेटन वुड सिस्टम, जो ब्रेटन वुड जो है, ब्रेटन इलाके का नाम था, वहां पे जो है सॉरी इट्स वर्ल्ड वॉर टू के बाद वहां पे जो है ये जितने भी लोग, जितने भी जो इकोनॉमिस्ट थे, जो कंट्री सरवाइव कर गए थे, जो कंट्री समय उस वक्त लीडर थे, बेहतर हालात में थे, वो सब लोग बैठते हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके बाद जो है ना आपको पता होगा कि डिप्रेशन की वजह से भी जो है वॉर जो है उस वो हो गई थी। रिसोर्सेज कम होने की वजह से पैसे जो है वो स्टक हो गए थे। स्टक होने की वजह से ये हुआ था कि एक दूसरे से मुल्क लड़ना स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद जो है जंग लग गई थी। तो ये लोग वहां पे बैठते हैं और वहां पे जो है वो 1944 वर्ल्ड वॉर वन टू के बाद एक ब्रेटन वुड सिस्टम नाम की जो है ना चीज बनाते हैं, जिससे जो है वर्ल्ड बैंक जो था, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया था, ठीक है, उसको, आईएमएफ को, इन सबको जो है एक साथ करते हैं, और जो सेंट्रल लीडर होता है वो होता है यूएसए। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अब हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि सब लोगों की करेंसी जो है वो बैक्ड होगी डॉलर के साथ, और डॉलर होगा गोल्ड के साथ। इट मीन्स कि अब जो आपके पैसे थे, कोई भी जो है ना बैंक में देकर वो पैसे और वहां से गोल्ड नहीं खरीद सकता, बल्कि वो पैसे ही खरीद सकता है। पैसे देकर वो डॉलर खरीद सकता है। और जब वो डॉलर अगर जो कंट्री होगा, वैसे तो ऐसा था कि आम लोग भी जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो वो पूरी स्टेट होगी ना, आम आम लोगों का अब यहाँ से कुछ नहीं जाए, आम कंपनीज का कुछ नहीं जाए। स्टेट जो है वो वर्ल्ड बैंक में अगर वो पैसे जमा कराएगी या आईएमएफ में, उसके बाद जो है वो वो जो है ना गोल्ड वापस ले सकेंगे। यानी ये स्टेट टू स्टेट आ गया, पीपल टू पीपल जो गोल्ड वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। उन्होंने कहा था इससे ये होगा कि हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है ना वो ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इससे जो है यूएसए जो था वो पर्सनली, क्योंकि वो जो है वर्ल्ड वॉर वन में भी वो लीडर हुआ, वो जीता था, वर्ल्ड वॉर टू में भी वो जीता, तो वो चाह रहा था कि कुछ ऐसा सिस्टम हम लाएं कि मैं हमेशा के लिए सुपर पावर बन जाऊं, मैं हमेशा के लिए हेजमन बन जाऊं। तो इसी वजह से उसने जो है पहले ब्रेटन वुड सिस्टम दिया, और उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उसने पेट्रो डॉलर की जो है साइन की थी डील उससे सऊदी अरब से, जिसके बाद जो है डॉलर 100% जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन गया। अब इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया उससे मसला कुछ ये हुआ कि जो कंट्रीज थे, पहले तो इन्होंने जो है ना जो करेंसी थी उसको रेगुलेट करने की कोशिश की, और स्टैंडर्ड जो है ना सेट किया कि 1 आउंस गोल्ड इज इक्वल टू $35। चले, सब लोगों ने मान लिया, बड़ा जो है ना एक दूसरे से कॉपरेशन करने लगे। लेकिन फिर जो है ना म्यूचुअल सस्पिशन स्टार्ट होने लगी। हर कोई चाह रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना गोल्ड खरीद करे। और क्योंकि डॉलर जो थे अब वो इंटरनेशनल करेंसी हो गए थे, कंट्रीज जो है एक दूसरे से डॉलर डॉलर में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा डॉलर जो है प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब भी कभी ज्यादा प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाए किसी भी करेंसी की, तो उसकी वैल्यू लो होने लग जाती है। जब हर किसी के पास बहुत सारे डॉलर आ गए, और फ्रांस था, फ्रांस ने क्या किया कि उसने जो है ना डॉलर फेंकना स्टार्ट कर दिया मार्केट में, और गोल्ड लेना जो है ना वापस गोल्ड लेना स्टार्ट कर दिया। इससे जो है अमेरिका का जो अपना सिस्टम था उसको अब जो है ना खतरा हो गया। अमेरिका ने कहा ये क्या हो गया, ये तो हमारे लिए ही मसला खड़ा कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये हुआ कि जो ये डीवैल्यूएशन वगैरह थी उसकी वजह से जो है अमेरिका को जो है वो जो है ना प्रेशर आने लगा। और जो कंट्री थे वो हाई इन्फ्लेशन रेट्स इस तरह हुए थे कि, क्योंकि वो जो लोग थे वो अब गोल्ड देकर जो है वो डॉलर खरीद रहे थे। अब गोल्ड देकर जब वो डॉलर खरीद कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था कि उनकी जो अपना उनका जो पैसा था, जो डॉलर था, वो कम होता जा रहा था, या अपना उसका पैसा जो है वो गिरता जा रहा था। उससे जो है इन्फ्लेशन ज्यादा होने लगी। वैसे तो हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन की माना होती है महंगाई, लेकिन इन्फ्लेशन की एक्चुअली माना महंगाई नहीं होती है।
तो ये जब मसले खड़े होते हैं तो फिर इन दी एंड ये होता है कि ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो ऑल टुगेदर फेल हो जाता है। जब ब्रेटन वुड सिस्टम फेल हो जाता है तो उसके जो दो इदारे थे, वर्ल्ड बैंक होता है और आईएमएफ होता है, सिर्फ वो बचते हैं। और GATT जो है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो था वो चेंज होके जो है क्या बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड और हाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। ठीक है। तो जो ब्रेटन वुड सिस्टम था, जो गोल्ड बेकिंग थी, वो खत्म हो जाती है जैसे ही ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म होता है। आई थिंक 1970s के टाइम पे जो है ये ब्रेटन वुड सिस्टम जो है विद इन 6 to 8 years फॉल करता है। उसके बाद यूएस कहता है कि आज के बाद मेरे गोल्ड की जो है ना कोई बेकिंग नहीं है, यानी मेरी करेंसी की कोई बेकिंग नहीं है। अगर आपको एतबार करना है तो आप ट्रस्ट पे एतबार करेंगे कि मैं डॉलर ले रहा हूँ और मैं मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर हमें डॉलर वापस करेंगे तो हम आपको आपके पैसे वापस करेंगे, आपको किसी किस्म का गोल्ड वगैरह नहीं देंगे। क्योंकि गोल्ड रिजर्व जो थे वो कम हो गए थे यूएसए के, उसको जो है ज्यादा जो है ना प्रेशर, इंटरनली प्रेशर हो रहा था। कंट्रीज जो अपनी करेंसी डीवैल्यू कर रहे थे ताकि उनको ज्यादा जो है गोल्ड जो है वो खरीद कर सके, उसकी वजह से पूरा जो सिस्टम उन्होंने सोचा था कि अच्छा बनेगा वो सारा का सारा उनके लिए उलट हो गया। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो की इंशाल्लाह बात समझाती हूँ। ठीक है। पहले आपने जो है ब्रेटन वुड सिस्टम की ये वीडियो हम छोटी सी देखेंगे। जो चीज मैंने आपको बताई है वही सारी इसमें रिपीट हो रही है। तो डू टेल मी अगर आपको इसकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? नो मैडम, नहीं नो आ रही नो आवाज। मैम। नो मैम, नो। अब आ रही है? नो मैडम, अभी तक नहीं आ रही आवाज। अब भी नहीं आ रही? नो मैम। नो मैडम। अच्छा, किसी को पता है कि ये हम कैसे करेंगे कि आपको आवाज आ जाए? क्योंकि मेरे लैपटॉप में मुझे आवाज आ रही है लेकिन आप लोगों को आवाज नहीं आ रही इसकी। मैम माइक को स्पीकर के साथ जो है ना रखेंगे ना आप, तो हमें क्योंकि आपकी आवाज आ रही है हमें। मैंने इसको स्पीकर ही पे रखा हुआ है, मैं इसकी आवाज भी ज्यादा कर देती हूँ। न मैडम, अदेव चवणा त जेका हैंड फ्री जी माइक आहे न, उहा हुन स्पीकर ते वेझो रखो था। हैंड फ्रीज जी माइक अगर हिन में लॻंदी त ही पोइ हैंड फ्रीज में अची वेंदो। हलो वरी खां ॾिसो, हाणे हींअर ॾिसो प्ले थी करियां। अब आई? न नो मैडम, मैम। अञा ताईं आवाज न थी अचे। अच्छा, वीडियो जी लिंक शेयर करे छॾियां। वीडियो जी लिंक जेका आहे, छो जो मूं हुनखे ऐड कयो आहे 1 मिनट इकोनॉमिक्स जे नाले सां आहे, और या त हिनखे आउं तव्हांखे पोइ आहे न शेयर करे छॾंदसि। फिलहाल हिनखे ॾिसो, ही थोरो घणो वीडियो में ई नज़र अची वञे त इट्स बेटर।
उनजी तव्हांखे वरी इनजी तव्हांखे जेको आहे सो लिंक वरी खां सेंड करे छॾंदसि। अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो कि तव्हां आप लोगों में से कितनों को पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? मैसेज करके बता दें, अगर के पता है तो ठीक है, वरना इसको मैं बताऊं। डोंट नो मैडम। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो बेसिकली जो है किसी भी कंट्री जो होता है, जो भी कंट्री होता है उस वो जो कुछ भी कमाता है उसको जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट से फिर दो और चीजें निकलती हैं, एक होता है करंट अकाउंट एंड देन सेकंड होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमारा जो होता है वो हमारा फ्लो जो होता है हमारा इंपोर्ट का एंड एक्सपोर्ट का, उन दोनों को मिलाते हैं तो हमें जो है करंट अकाउंट निकल आता है। और जो कैपिटल अकाउंट होता है वो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हमारी हो रही होती हैं, लेट्स से हमें कितने ज्यादा पैसे जो है ना रिसीव हुए, हमने जो एक्सपोर्ट किया वहां से पैसे रिसीव होते हैं, जो बाहर से चीजें जो हमने बाहर लेट्स से कंपनीज लगाई हुई है वहां के पैसे जो है हमें मिले, जो हमारे माइग्रेंट्स हैं वो कितने हमें पैसे भेज रहे हैं, तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट में होती हैं। बेसिकली वो सारी चीजें जब करंट अकाउंट भी हमारा जो है हो जाता है, प्लस हो जाता है और कैपिटल अकाउंट भी, वो सारा मिक्स हो जाता है तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बन जाता है। पाकिस्तान का मसला हमेशा ये होता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हम अक्सर सुनते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट। उसमें मसला ये होता है कि हमारे जितने पैसे हम कमा रहे हैं वर्सेस जितने खर्च कर रहे हैं बाहर, उसमें हमेशा इशू हो जाता है। हम जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उससे भी डबल से ट्रिपल हम जो है ना इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उस पर हम टैरिफ्स नहीं लगा रहे होते हैं, जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं उस पर भी हम टैरिफ्स नहीं लगा रहे होते हैं। टैरिफ्स का मतलब होता है कि चीजों पे बेसिकली टैक्स लगाना। ठीक है, जो हम यहाँ से कोई भी चीज जब हमें महंगी करके बेचनी होती है, अगर उसकी इनिशियल प्राइस 2 रुपीज है तो गवर्नमेंट उस पर टैरिफ लगाती है 1 रुपीज, तो इट मीन्स के वो जो चीज है वो 3 रुपए की बन जाती है और वो एक जो रुपया होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो जो गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है, जब भी हमारे पास जो ये अक्सर आप जो भी ट्रेड डील्स होती है उसमें वो कहते हैं कि हमने टैरिफ्स जो है ना खत्म कर दिए। एक टैक्सेस होते हैं और एक टैरिफ्स होते हैं, टैक्सेस के अलावा टैरिफ्स लगते हैं। ठीक है, तो वो टैरिफ वो इसलिए खत्म कर देते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो रियल प्राइस होती है ना वो रियल प्राइस की रियल प्राइस रहती है। तो जो हमारा एक्सपोर्ट का ये सिस्टम होता है कि एक्सपोर्ट पे हम ज्यादातर टैरिफ नहीं लगाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर वाले हमारी चीजें लें, लेकिन वहां से जो चीजें आती हैं कुछ वहां की गवर्नमेंट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी उस पर जो है टैरिफ लगाती है, या फिर हम उन चीजों पे टैरिफ लगा रहे होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लेट्स से हम जो बाहर से चीजें मंगाते हैं आपको पता है वो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलती हैं, वो इसलिए क्योंकि हुकूमत वहां उसमें से भी थोड़ा सा जो है ना टैक्स जमा करना चाह रही होती है। लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी तकरीबन सारे कंट्री से कोई ना कोई डील की हुई है, उससे ये होता है कि जितनी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हम डॉलर दे रहे हैं। अब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, हमारा जो अकाउंट है उसमें हमारे पास इतने डॉलर्स ही नहीं है हम जितने उनको वापस कर सकें। तो इस इम्बैलेंस की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट होता है उसमें हमेशा मसला होता है। एक्सचेंज रेट, आप लोगों को पता है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है कि आप जो है किसी भी करेंसी के बदले अब जो करेंसी होती है उसके भी दो दो तीन टाइप्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारा करेंसी रेट जो है वो सेट किया जाता है। फर्स्ट जो चीज होती है वो ये होती है कि हमारे बाहर कितने रिजर्व्स रखे हुए हैं। हर कंट्री जो है तक दुनिया की हर कंट्री जो है वो एक अमाउंट में जो है डॉलर्स लेकर कुछ अपने मुल्क में रखती है और कुछ बाहर के जो है ना ममालिक में रख देती है। इसी तरीके से हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स होते हैं और कुछ और चीजें हो गई, जैसे बेसिकली गोल्ड हो गए, गिफ्ट हो गए, और जो है ना फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारे पास होते हैं। तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरा ये कि आपके जो है ना आपकी अपनी जो एक्सपोर्ट है उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या प्राइसिंग है, और क्या जो दुनिया है वो आपको वो वाली प्राइस दे रही है, और ये दोनों चीजें मिलके जो है हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो बनाती हैं। थर्ड ये होता है कि अगर आपने कोई चीज, जब आप आईएमएफ से जो है चीजें उधार लेते हैं तो जो है ना आप अपनी जो जिसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल जो है एक्सचेंज रेट क्रिएट करना, इसका मतलब ये है कि हम खुद जो है अपनी मनी जो है वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट से। उससे क्या होगा कि हमारे जो जब पैसे थोड़े कम हो जाते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, या हम बहुत ज्यादा मनी जो है वो ऐड कर देंगे कहीं भी, तो हमारी क्या होगी कि हमारे पैसे की जो कीमत है वो कम हो जाएगी। जब हमारे पैसे की कीमत कम हो जाएगी तो लोग वो चीजें लेना स्टार्ट कर देंगे। अब जो चाइना है वो हमेशा ये करता है
चाइना ये करता है कि वो अपने जो है पैसे हैं वो ज्यादा मार्केट में डाल देता है। मार्केट में डालना मतलब अपनी चीजें थोड़ी सी सस्ती कर देता है, लोग जो है उनकी चीजें ज्यादा जो है लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको डॉलर की इतनी ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका है वो लेट्स से अगर हम चाइना एक पेन जो है वो $50 में बना रहा है, वर्सेज अमेरिका जो चीज बना रहा है वो $1 में बना रहा है, तो आप सब लोग कौन सी चीज लोगे? जो 50 सेंट की है। तो वहां के लोग भी क्या कर रहे हैं कि वहां के लोग ज्यादा से इवन वो टैरिफ भी लगा रहे हैं उस पे, बावजूद उसके चाइना की चीजें हर जगह बिक रही हैं। तो उससे जो है ना अमेरिका के एक्सचेंज रेट को नुकसान हो रहा है। सही, एक्सचेंज रेट आपको समझ आ गया? बेसिकली एक्सचेंज रेट ये होता है कि हमारी करेंसी जो है वो क्या वर्थ करती है किसी और की करेंसी में। और वो करेंसी जो वर्थ होती है वो दो चीजों से होती है, एक तो ये कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, यानी वो करेंसी हमारे पास कितनी पड़ी हुई है, और इसके वो करेंसी या डॉलर्स हमारे पास कितने पड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारी जो पर्सनल चीज है वो मार्केट में कितनी बिक रही है। ये जो चीजें हैं ये जो सेट करती हैं हमारे एक्सचेंज रेट को। करेंसी पेगिंग क्या होता है? करेंसी पेगिंग ये होता है कि हम एक नेट से करेंसी पेगिंग चाइना ने बेसिकली शुरू की थी। उसमें ये था कि वो चाह रही थी कि उसकी और डॉलर की प्राइस जो है ना एक जितनी हो जाए। शुरू में ऐसा हुआ था, अब क्या है कि अब वो चाह रही है कि उसकी प्राइस जो है हमेशा डॉलर से कम रहे। डॉलर जो है ना, डॉलर के डॉलर की कंपैरिजन में युआन जो है सस्ता रहे। युआन सस्ता होगा, ज्यादा लोग चाइना की करेंसी खरीद करना जो है पसंद करेंगे, और वो करेंसी खरीद करके वो उनसे जो है चीजें लेना पसंद करेंगे, वो उनको ज्यादा सस्ती पड़ेंगी। डॉलर बहुत ज्यादा अगर महंगा हो जाएगा तो हर कोई सोचेगा कि भाई मैं हर चीज डॉलर में क्यों लूं, या मैं अमेरिका से ट्रेड ही क्यों करूं जबकि मुझे यही चीज चाइना से मिल रही है। ओके अब्दुल हकीम, अभी हुआ है 7:39। तो अब अभी हम थोड़ी सी देर जो है ना इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 5 मिनट की ब्रेक दे दूंगी, ठीक है? जब आपकी लाइट जाने वाली हो ना तो बस उस टाइम आप मुझे बता देना, तो हम जो है ना इसको 5 मिनट ब्रेक ब्रेक पे चले जाएंगे। अच्छा, हमने पढ़ा कि भाई पहला पहला जो मॉनेटरी सिस्टम दुनिया में कायम हुआ था, जिसमें जो है यूएसए जो है वो कहता है कि कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिसके बाद जो है हमारे बीच में जो पैसों का जो लेन देन है वो गोल्ड बेकिंग जो है वो सिर्फ यूएस डॉलर से होनी चाहिए। क्योंकि यूएसए उस वक्त हेजमन था, यूएसए के पास सब लोग समझे यूएसए के कर्जी थे, इसलिए उन लोगों ने कहा कि चले सही है ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि उनकी जो पैसे हैं, जो तमाम बाकी कंट्रीज हैं, उनके पैसे डी वैल्यू होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके पास जो है इतना ज्यादा गोल्ड नहीं होता या इतना ज्यादा डॉलर नहीं होते, तो उनके पैसे डॉलर की निस्बत जो है कम से कम होते जाते हैं। जब उनके पैसे कम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि उनके ममालिक में इन्फ्लेशन आ जाती है। जब पैसे कम हो जाते हैं मार्केट में, जब लोग चीजें खरीदना बंद कर देते हैं, तो उसको जो है बेसिकली इन्फ्लेशन कहते हैं। चीजें खरीदना आप बंद कर देंगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो हम आम जबान में उसको कहते हैं कि महंगाई हो गई है। जब भी महंगाई होती है आप चीजें खरीदना बंद कर देते हैं। जब चीजें आप खरीदना बंद कर देते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब किसी चीज की जो है डिमांड कम हो जाए तो फिर फैक्ट्री या कंपनीज जो है उस चीज को बनाना कम कर देती हैं। जब उनको बनाना कम हो जाता है तो क्या होता है कि वो उनका फायदा प्रॉफिट कम हो जाता है। कैपिटलिज्म में जब भी फायदा कम होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं, लोगों को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक साइकिल जो है ना क्रिएट हो जाती है जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। फिर उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है हमेशा। हमने अक्सर सुना है कि वो जो कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं या सब्सिडी हटा रहे हैं। तो सब्सिडाइज जो होता है वो गवर्नमेंट अपने पैसों से लेट से जो है ना उनको पैसे दे रही होती है, ये कहने के लिए कि भाई आपका जो नुकसान है ना वो हम भर देंगे, लेकिन आप लोगों को ना निकालो, आप इसकी प्रोडक्शन कम ना करो। जैसे आपको पता होगा कि तकरीबन गवर्नमेंट की जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं, स्टील मिल्स तो बंद है, शुगर मिल्स हो गई, आटा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पीआईए हो गया, रेलवे, वो सारे के सारे नुकसान में चल रहे होते हैं। तो उसको हर साल जो है वो रिलीफ पैकेज या सब्सिडी देते हैं, जिससे ये होता है कि वो चाहते हैं कि ये चीजें बंद ना हो, जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं वो जो है बेरोजगार ना हो जाए। सही, तो अब आ जाते हैं इनकी थ्योरी पे। फर्स्ट थ्योरी जो है वो है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। दिस इज बेसिकली कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड ऑफ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। बेसिकली इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है वो लिबरलिज्म थ्योरी ही का एक पार्ट है।
जिसमें वो कहते हैं कि क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन बनाए थे वो किसने बनाए थे, अमेरिका ने बनाए थे, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है सारे लिबरलिस्ट जो लीडर थे वो ही आपको अमेरिका की स्टेज पे नजर आएंगे। वो कह रहे हैं कि आप जो है इंडिपेंडेंस बढ़ाएं, ऑर्गेनाइजेशंस वो जल्दी जल्दी बना रहे हैं। इसके अलावा वो ट्रेड जो है वो ज्यादा कर रहे थे ताकि आइंदा अब जो है नियर फ्यूचर में हमें हमारी कोई जंग ना लगे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है वो कहती है कि ट्रेड विदाउट बैरियर्स हो। फ्री ट्रेड की माना है कि उस पर जो टैरिफ्स हैं वो ना लगे। जब टैरिफ्स जो है कम हो जाएंगे, मुल्क जो है वो एक दूसरे की टैरिफ से जो है ना कमाना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब एक दूसरे को वो चीजें बेचना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं कोई चीज चाइना से ले रही हूँ और उसकी प्राइस है ₹2, ठीक है, और अगर मैंने उस पर टैरिफ लगा दिया ₹2, तो वो बन गई ₹4। अगर मेरे कंट्री में ही वो चीज जो है ₹3 में मिल रही है मुझे, तो मेरे जो लोग होंगे वो ₹4 में वो चीज नहीं खरीद करेंगे। इसी वजह से जो है टैरिफ को मोस्टली जो है गवर्नमेंट्स कहती हैं कि भाई हमारे जो है ना प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स ना लगाए जाए, हमारे प्रोडक्ट्स जैसे आते हैं ना उसी तरीके से आप खरीदें। आप सिर्फ अपने टैक्सेस वहां से कलेक्ट करें लोगों से, ताकि हमारी चीजें इतनी महंगी ना हो जाएं कि लोग उसको खरीद ना कर सकें, ऑल टुगेदर हमारा नुकसान होगा। इन दिस कंटेक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन द मेजर एक्टर्स ऑफ, आई थिंक लाइट जाने वाली है आपके यहाँ, आर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम और वर्ल्ड बैंक। ये तीनों जो एक्टर्स हैं वो जो है ट्रेड को दुनिया में चलाते हैं। बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स रेगुलेशंस ट्रीटीज को जो है देखती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो आपको जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बन जाता है वहां पे आपको वो कर्जा देता है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है वो आपको हमेशा डेवलपमेंट फंड्स देता है। चले मैं आपको अभी हुए हैं 7:43, तो मैं आपको आप सब लोगों से 7:50 पे मिलती हूँ, ठीक है। 5 मिनट के आप सब लोग ब्रेक ले लें। थैंक यू मैडम।
अच्छा, अगर सब लोग वापस आ गए तो हम स्टार्ट करें। यस मैम, स्टार्ट किया था। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म आप लोगों को समझ आया कि बेसिकली वो थ्योरी जो है वो बात करती है कि भाई दुनिया में जो है ट्रेड लिबरलाइजेशन होनी चाहिए, जो मार्केट है वो फ्री मार्केट होनी चाहिए। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर दे, कोई कंपनी ओपन कर दे तो उसके लिए जो है किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो कैपिटल फ्लो है वो फ्रीली कैपिटल फ्लो तभी फ्लो कर सकेगा जब आप उस पर टैरिफ्स वगैरह ना लगाएं। ठीक है, रिड्यूसिंग द टैरिफ्स जो है, टैरिफ जैसे ही कम होंगे ओपन मार्केट होगी, कोई भी कंट्री आपकी कंट्री में आके जो है इन्वेस्ट कर सकेगा, तो इससे क्या होगा कि फायदा होगा। इसका जो है इसके मेजर जो एक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के, वो मैं तीन आपको बताया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है। अब बात यह है कि जो इकोनॉमिक मॉनेटरी सिस्टम है वो जो भी चीजें कहता है ना उसके बारे में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहते हैं पहले तो ये वेस्टर्न आइडिया है एंड ऑल टुगेदर ये किसको फायदा दे रहा है, वो ये सिर्फ पावरफुल स्टेट्स को दे रहा है। वो कैसे दे रहा है कि इसके जो पहला कंपोनेंट है वो है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी की जो है ना कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर दे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे होती है कि लेट्स से बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में जो है ना अमेरिका ने अपनी H&M की कंपनीज लगाई। अब वहां पे उन्होंने क्या किया कि चले प्लांट्स वगैरह बनवाए थे ये। अब बांग्लादेश को ये फायदा हो रहा है कि वो उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनको फायदा हो रहा है कि उनको जो है ना चीजें वो दे रहे हैं, मिल रही हैं, लेट से जॉब मिल रही है। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि उनको जॉब मिल रही है और इसके साथ साथ जो है अमेरिका की जो कंपनी है वो थोड़ी बहुत टैक्सेशन दे रही है उस बांग्लादेश को। लेकिन अगर अमेरिका से जो है बांग्लादेश ने फ्री ट्रेड की ऑलरेडी जो है ट्रीटी साइन की हुई है, तो वो उसका जो टैक्सेशन लेवल होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब अब H&M जो है वो बहुत ही कम टैक्सेशन जो है दे रही है, जो अपनी चीजें वो एक्सपोर्ट करके जो है बांग्लादेश से बाहर भेजेगी, तो वो जो एक्सपोर्ट कर रही है अपनी चीजें बांग्लादेश से, तो उस पे वो कंपनी जो होगी वो बांग्लादेश को कोई टैरिफ लगाने नहीं देगी। वो सिर्फ वो स्पेसिफिक जो है ना उनकी फीस होगी, रॉयल्टी फीस, वो गवर्नमेंट को देगी। अब इसमें दो नुकसान हैं। पहली बात ये कि जब ये चीजें बांग्लादेश से बनकर जा रही हैं तो भी अगर वो बांग्लादेश में आके दुकान खोलते हैं तो वो उसकी इंटरनेशनल प्राइस लगाते हैं, ना कि लोकल प्राइस। यानी अगर ये शर्ट जो है वो ये बांग्लादेश से है और बांग्लादेशियों ने बनाई है और इसका जो मटेरियल था वो भी बांग्लादेश से लिया गया था। पहले तो यूजुअली ये होता है कि वो मटेरियल वगैरह उस कंट्री से नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन लेट्स से अगर मटेरियल वगैरह भी उससे लिया तो वो बहुत ही चीप प्राइसेस पे लिया। अब इसकी कॉस्ट जो है $1 थी, सही है, तो ये बांग्लादेश में जो है $1 या $2 में बिकनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे ही बिकेगी, यानी $17 to $18 में। सेकंड चीज ये है कि ये जो फ्री मार्केट्स और फ्री ट्रेड्स हैं इसमें ये है कि वहाँ की जो मतलब अमेरिका में जो है वो वर्किंग पर आवर है वो है $18 to $20 to $25। मिनिमम जो है वहाँ की वेज है वो $18 पर आवर है। लेकिन वही अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका या इंडिया में जो अमेरिकन कंपनीज है या वेस्टर्न जो भी कंपनीज है उनकी अगर आप सैलरीज देखें तो वो पर आवर नहीं, पर मंथ के हिसाब से देते हैं। और ये जो पर मंथ के हिसाब से सैलरी देते हैं वो भी उनके जो पूरे जो एक हफ्ते की भी वहां की अमेरिका की सैलरी वर्सेस एक महीने की यहाँ के लोगों की सैलरी से कम होती है। यानी हमारे जो लेबर राइट्स हैं उसमें जो है वो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। सही, उसके बाद जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है वो इस बात पे फोकस करती है और इस बात को प्रमोट करती है कि प्राइवेटाइजेशन हो। क्योंकि आईएमएफ जो है, आपको पता है आईएमएफ जब भी किसी को कर्जा देता है तो वो क्या कहता है कि आप जो है अपना टैरिफ रिड्यूस करें, आप अपनी जो है ट्रेड की एग्रीमेंट्स जो है उसको ज्यादा बढ़ाएं और इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन करें और डी वैल्यू करें अपनी करेंसी को। डी रेगुलराइजेशन यानी डी वैल्यू करें अपनी करेंसी को। ठीक है, तो डीरेगुलराइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो करेंसी रेट होता है उसको आप डी वैल्यू कर देते हैं, उसकी जो रियल वैल्यू होती है आप उसके हिसाब से जो है ना उसको करते हैं। अब उसकी जो रियल वैल्यू है वो जो आईएमएफ अगर वो सेट करेगा या इंटरनेशनल मार्केट में आप जो है अपनी आप उसको फ्लोटिंग पे छोड़ देंगे, फ्लक्चुएट करने देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पैसे हैं उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अब जब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपने एक चीज अगर 10 रुपए में बनाई है, लेकिन अब वो मार्केट में जो है 10 रुपए में, तो मैंने वो जो है ना चीज, ये शर्ट मैंने 10 रुपए में बनाई थी, ऑफकोर्स मैं जो है एज अ ट्रेडर चाहूंगी कि मैं इसको 12 या 13 रुपीज में सेल करूं, लेकिन अब मेरी अगर जो पैसे हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है या बहुत कम वैल्यू है, तो ये जो चीज मैं $5 में देने वाली थी तो वो $5
डीरेगुलराइजेशन से पहले वाज $5 वाज इक्वल टू 10 रुपीज ऑफ माय कंट्री, लेकिन अब जो फ्लक्चुएट हुई है तो $5 जो है वो इज इक्वल टू 15 रुपीज हो गए। तो इसमें तो मुझे नुकसान हुआ, यानी कि मैंने अब जो है 2 शर्ट्स बेची तब मुझे वो $5 मिले। तो इस तरीके से जो है ना वो कहते हैं कि वो एक्सपोर्ट बहुत यूजुअल, ये हमारा कहना होता है कि जब भी हम डी वैल्यू करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्ट बढ़ने से जो है ना उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। एक्सपोर्टर जो पाकिस्तान के हैं या इंडिया इंडिया को तो बहुत कम जो है डी वैल्यू करना पड़ा। यूजुअली हम जो है इंडिया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके पास ये ज्यादा जो है ना मसला होता है। तो उससे क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई हमें तो ओवरऑल नुकसान ही हो रहा है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। और क्या होता है कि भाई वो टैक्सेस बढ़ा देते हैं, जो भी जो है इस किस्म की जो है ना चीजों से गुजर रहे होते हैं, वो जो है हमारे यहाँ देखिए हर साल जो है टैक्सेस हर चीज पे बढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारा जो हदफ है जो IMF ने हमें दिया है वो ये है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू चल रहा है, जो हमारा बजट जो डेफिसिट बन रहा है, उसको हमने कवर अप करना है। बजट डेफिसिट क्या होता है कि हमने जितना भी टैक्सेस जमा किए, अब हमें हर साल जो है ना खर्चा करना होता है। अब हर साल जो है हमें खर्चा हमारा जो है वो पिछले साल से ज्यादा होता है। वो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इतनी आबादी हुई होती है। जो मैट्रिक में पढ़ रहे थे वो इंटर में आ गए, जो इंटर में थे वो यूनिवर्सिटीज में आ गए। अब यूनिवर्सिटी में समझे जो बच्चे आए हैं उनको उस हिसाब से जो है टीचर्स भी चाहिए, उस हिसाब से उनको हर चीजें चाहिए। तो मुल्क सारा इसी तरीके से चल रहा होता है, ठीक है। तो हर साल हमने खर्चा जो है हम यूजुअली ज्यादा करते हैं, लेकिन अब मसला जो है पाकिस्तान में ये होता है कि हम खर्चा तो ज्यादा करें लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो पैसे ना होने की वजह से जो है हमारे बजट में जो है डेफिसिट आ जाता है। जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, यानी कि हमने जो बाहर की दुनिया में जो है ट्रेड किया वर्सेस जो हमारे साथ ट्रेड किया गया और जो चीजें हमने कमाई, जब वो सब चीजें मिला के हमने अपना खर्चा निकाला यानी खर्चा कट आउट किया, उसके बाद जो पैसे बचे जो हमें सरप्लस होने थे, तो हमें यूजुअली पैसे बचते तो नहीं है बल्कि हमारे कम हो जाते हैं। हमें जो लोगों को पैसे देने होते हैं वो हमारे पास नहीं होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना हम IMF के पास जाते हैं, फिर वो IMF कहता है कि हम आपको इस जो है शर्त पे जो है ये कर्जा देंगे कि आप जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ आएंगे, आप अपनी जो इकोनॉमी है उसको यानी आप डी वैल्यू करेंगे, आप अपने जो टैरिफ्स हैं उसको यहाँ से रिड्यूस करेंगे ताकि दूसरे लोग जो है इंटर हो सके आपकी जो है कंट्री में। अब हम जो जो वीकर कंट्रीज है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है ओवरऑल वो जो है ना जीरो सम गेम ही होती है, वो विन विन सिचुएशन नहीं होती है। जैसे अगर सीपेक को देखा जाए तो वो हमारे लिए इतना कोई फायदेमंद नहीं है। इसकी वजह यही है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो जो है वो वीक थी, हमारे पास इतना बार्गेनिंग पावर नहीं था। इसी तरीके से जो रिको डिक का केस था वो केस कुछ ऐसे था कि कनाडा की कंपनी ने कहा था कि भाई हम जो है वो आपके कंट्री से जो है जो बलूचिस्तान है वहां पे बेसिकली गोल्ड माइंस हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन गोल्ड माइंस है या उससे ज्यादा कोई और मिनरल्स भी वहां पे मौजूद है वो अभी तक हमने रिसर्च नहीं किया। उन्होंने कहा था कि बेसिकली हम जो है ना ऐसा सिस्टम करेंगे कि वो जो मट्टी है वो मट्टी पूरी हम निकालेंगे, वो शिप में डालेंगे और वो वहां से जाके जो है वहां कनाडा में जाके रिफाइन होगा। सिर्फ कॉपर नहीं है, गोल्ड कॉपर इसके अलावा जो है, जैसे आपको अगर पता हो तो जो अफगानिस्तान है उसमें जो है एक लापिस लजूली जो है स्टोन है जो काफी एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत मिलता है। 2-3 और स्टोन्स और 1-2 ऐसे मिनरल्स हैं जिससे ये जो सिलिकॉन डिस्क वगैरह बनती है, इस किस्म की चीजें वहां पे मौजूद थी। अब वो जो है मिट्टी में ही मौजूद होती है, मिट्टी से वो रिफाइन होती हैं। तो पहला सवाल ये था कि भाई आपने अगर किसी चीज को रिफाइन ही करना है तो आप वो रिफाइनरी भी हमारे मुल्क में क्यों नहीं लगा रहे हैं? हमारे मुल्क में लगाएं, मिट्टी साफ करें, मिट्टी फेंक दे, गोल्ड आप उठा लें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं हम ये सारी मिट्टी जो है अपने कंट्री ले जाएंगे, वहां जाके रिफाइन करेंगे। नाउ देयर समथिंग जो है ना फिशी फिशी ओवरऑल इन दिस केस। लेकिन बात ये होती है कि आप जब भी इंटरनेशनल लॉ में ये होता है कि जब आप ट्रीटी साइन कर देते हैं तो दोनों पार्टीज के लिए ये क्लॉज होते हैं कि अगर दोनों में से किसी ने भी टाइम खत्म होने से पहले जो है ना बेकिंग की
वो कहते हैं भाई मैंने आपसे ये डील तोड़ दी है, तो फिर उसकी फाइन होती है। अब इन सारे केसेस में हमें ये फाइन लगा कि हमने पहली बात तो हमने डील नहीं करनी थी। अगर हमने डील कर दी है तो उसके बाद हमने तोड़ना नहीं था। अब तोड़ने से ये हुआ कि हम पे फाइन भी लगा, और जितना उन लोगों ने वहां खर्च किया था वो सारा उनको वापस करना पड़ा। सो बैक टू द टॉपिक के जब भी इकोनॉमिक लिबरलिज्म आती है तो उससे ये होता है कि जो कंट्रीज, जो वीकर कंट्रीज हैं, वो कहते हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे जो है जो लोग होते हैं उनको निकाला जाता है। जैसे आपको पता होगा कि अभी स्टील मिल्स का जो केस था उसमें अभी तक आई बिलीव 5,000 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं, क्योंकि वो जो है वो कोई काम वाम तो कर नहीं रहे थे, वो मुफ्त में बस ऐसे ही जो है ना इतने सालों से उनको सैलरीज मिल रही थी। तो अब वो चाह रहे हैं कि उसको पूरे सिस्टम को ही वो प्राइवेटाइज कर दे, जिससे उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाए। अब एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा वो ज्यादा चाहते हैं, और जो है ना लोग कम से कम हो, यानी आपका कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो और प्रॉफिट आपका 100 से भी ज्यादा % हो। लेकिन गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं होती है। गवर्नमेंट्स कहती हैं कि कॉस्ट कितना भी हो, प्रॉफिट हो ना हो, कॉस्ट जो भी हो, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको जॉब्स मिलती रहे। अगर जॉब्स नहीं मिलेंगी तो वो खर्चा नहीं करेंगे, अगर वो खर्चा नहीं करेंगे तो फिर ये इकोनॉमी का पूरा सिस्टम चलेगा नहीं। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो है वो नियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म आ गया है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 1970s के बाद जो है ये होता है कि पूरा जो सिस्टम होता है वो थोड़ा बहुत रेप होना स्टार्ट हो जाता है। आपको लिबरलिज्म पे नियो लिबरलिज्म नजर आता है। इसी तरीके से आपको जो रियलिज्म है वो भी आपको नियो पे आ जाता है। हर चीज समझे नियो नियो हो जाती है, ठीक है। नियो लिबरलिज्म जो है वो भी सेम यही बातें करते हैं, ठीक है। उसमें कोई इतनी कोई खास जो है ना उन्होंने चीजें नहीं कही। उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनियल पावर था अब वो खत्म हो गया है, तो उससे क्या है कि हम जो है अब इस किस्म का सिस्टम लाए जिससे जो है हर किसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। ना कि ऐसा हो कि सिर्फ जो बड़े कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और जो छोटे कंट्रीज हैं उनकी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है तो फिर वो हर जगह पे फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड चलना चाहिए। पर मसला ये है कि अभी तक भी जो है, जैसे आपको अंदाजा होगा कि आप जो है साउथ कोरिया में जो है ना अपना जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपकी इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, चाइना हो गया, इस किस्म की जो कंट्रीज हैं वहां पे आप गवर्नमेंट के साथ जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। 50-60-40 का सिस्टम होता है कि यानी 40% आप जो है गवर्नमेंट के शेयर रखेंगे और 60% आप अपने शेयर रखेंगे। इससे ये होता है कि उस किस्म की जो कंपनीज होती हैं उसमें जो है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। चाइना में तो आपकी जो बिजनेस है उसको उन्होंने इतना टफ बनाया हुआ है, जो इंटरनेशनल इवन जो कंपनीज हैं, एक तो वहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत कम कर देते हैं। वो इतने ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं, वो कहते हैं हमारी यही प्राइस है, आपको इसी प्राइस पे जो है ना रेगुलराइज करनी पड़ेंगी अपनी चीजें। और चाइना क्या करता है कि जो अमेरिका ने उस पर केस किया था जिसके बाद हुआवे को बंद कर दिया गया था, बेसिकली वो उनसे सारा जो उनका फॉर्मूला होता है जिस भी चीज का, जहां भी जो भी आईफोन था, आईफोन ने वहां पे जो है ना प्लांट लगाया, तो उससे ये हुआ कि आईफोन का जो है उन्होंने फॉर्मूला ले लिया। तो उससे ये हुआ कि आईफोन का जब वो फॉर्मूला में उनको मिल गया तो फिर वो उनकी दूसरी कॉपी बना रहे थे। तो जो बड़े स्टेट्स हैं वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे बात तो करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो है दूसरी सबसे बड़ी चीज जो थ्योरी आती है वो है नियो मर्केंटलिज्म। बेसिकली मर्केंटलिज्म अब खत्म हो गया है तो हम नियो मर्केंटलिज्म पढ़ते हैं कि नियो मर्केंटलिज्म हो कैसे रहा है। मर्केंटलिज्म के आप सब लोगों को पता है कि जो न्यू वर्ल्ड थी, यानी जो अमेरिका था, उस पे जब जो है उन्होंने वहां पे गए थे, वहां पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई। फिर ये हुआ कि वहां के जो लोग थे वहां उनको वो लोग टैक्सेशन करते थे और उस टैक्सेशन को जो है वो ब्रिटेन भेजते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है एशियन कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं, फिर सब कॉन्टिनेंट को जो है वो कॉलोनाइज कर लेते हैं। और यहाँ से भी जो चीजें बिकती थी, यहाँ पे हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। यानी आप जो भी चीज बेचेंगे उसके आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, लेकिन गवर्नमेंट वो चीज जो है वो आपके कंट्री में जो है उससे कोई भी चीज नहीं। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे स्कूल खोल रहे थे, रोड बना रहे थे, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सारे जो है पैसे वो किसको भेज देते थे,
अपने मदर कंट्री को भेज देते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि उनका मदर कंट्री जो है वो ज्यादा अमीर होता जाता था, जबकि जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था वो ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। इसी तरीके से जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे, चाइना में आए थे, कुछ अरब कंट्रीज है, वहां पे जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन की थी तो वहां पे उनकी जितने भी प्रेशियस आइटम थे, गोल्ड गोल्ड था, ज्वेलरी थी, उन सब चीजों को जो है उन सब चीजों को वो जो है अपने कंट्री में ले गए थे। इवन जो रेलवे सिस्टम भी बनाया गया था, वो रेलवे सिस्टम था, पोस्टल सिस्टम था, कम्युनिकेशन जो सिस्टम था, वो अंग्रेजों ने इसलिए नहीं बनाया था कि वो कोई हमारी भलाई चाहते थे, बल्कि वो उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो चला सके आराम से। अब ये होता है कि मर्केंटलिज्म तो कॉलोनियलिज्म के साथ ही खत्म हो जाता है। मोहसिन, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सो दिस इज समथिंग कि जो आप फिर से रिपीट अगर चाह रहे हैं तो फिर आप मेरा लेक्चर देख लें लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म पे। ये हमारा सेकंड लेक्चर था एंड दिस इज फिफ्थ लेक्चर। ओके, अच्छा, उसकी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती थी? बिल्कुल वो रियलिज्म की तरह थे कि हमारा फायदा हो, दूसरे का नुकसान हो। उनकी इकोनॉमिक नेशनलिज्म होती थी, वो इस किस्म के रूल्स अप्लाई करते थे जिसमें अगर आपको यूएस हिस्ट्री जिसने पढ़ा है तो उसको पता होगा कि उन्होंने न्यू वर्ल्ड में जो है ना ये लागू किया था कि भाई चाय आप इस मुल्क से लेंगे, या मार्बल आप इस मुल्क से लेंगे, आप जो वाइन है वो इस कंट्री से लेंगे, या सिर्फ हमसे लेंगे। इस तरीके के वो रूल जो है लगाते थे, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज ब्रिटेन से बन के आ रही है तो वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी, वो चीज वहां पे प्रोड्यूस नहीं करने देते थे बेसिकली। जब वहां पे उस चीज की प्रोडक्शन नहीं होगी तो लोग मजबूर होंगे कि वो किससे लेंगे, वो उन्हीं जो मर्केंटलिस्ट थे उनसे वो चीजें खरीद करेंगे। जब वो उनसे वो चीजें खरीद करते थे तो उसका 100% फायदा जो है वो उनके मदर कंट्री को होता था। सही। इसके अलावा जो है वो जो मर्केंटलिस्ट थे वो एग्रीकल्चर को ज्यादा जो है इंकरेज करते थे। उससे ये होता था कि जो रॉ प्रोडक्ट्स होते थे कॉलोनीज में, वो जो है वो लेकर जाते थे अपने जो है कंट्री में, वहां से वो फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते थे। मैंने आपको पहले भी ये मिसाल दिया था कि फिनिश प्रोडक्ट्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू रॉ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो है ज्यादा जो है अमाउंट में वो बनवाते थे और फिर वो इस कंट्री को यानी कॉलोनीज को भी वो चीज बेचते थे, और जो आजाद कंट्रीज थे उसको भी वो बेचते थे। रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स जो वो करते थे, वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वो अपने मुल्क के लिए करते थे। सी पावर उस टाइम पे जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था अगर आप मर्केंटलिस्ट थे। कॉलोनीज जो थी वो उनका कैपिटल प्रोवाइड करती थी, और लार्ज पॉपुलेशन वो हमेशा सीख करते थे अपनी कॉलोनीज में जो है सेटल करने के लिए। ये मर्केंटलिज्म के मैं आपको रूल्स बता रही हूँ जो उनके थे। वो अवॉइड लग्जरी आइटम बिकॉज दे टुक मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी। वो इस किस्म की चीजें नहीं खरीद करते थे जिससे ज्यादा पैसा जो है वो बाहर इन चीजों पे जाया हो जाए। वो ऐसी चीजें इसलिए खरीद नहीं करते थे क्योंकि वो यूजुअली जो है ना कॉलोनीज में से ही लूट रहे होते थे। सही। सारी जो पॉलिसीज होती थी कॉलोनीज में जो है वो इन्फोर्स करने वाली इनकी मदर स्टेट होती थी, यानी जो क्राउन स्टेट होता था। तो इस तरीके से क्या होता था कि इन्होंने समझे इनको जो जो कॉलोनाइज करके मर्केंटलिस्ट ने रखा हुआ था कॉलोनीज को, वो उनके एक तरीके से गुलाम थे जो सारा दिन काम करते थे, और जो प्रोडक्ट होता था वो आधे से ज्यादा जो है वो छीन के मर्केंटलिस्ट ले जाते थे। उससे जो उनका अपना कंट्री था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो स्टेट वाला तो सिस्टम था, लेकिन फिर भी एक दूसरे में जो है सस्पिशन जो है अभी तक होती थी। जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा, रियलिज्म का जमाना था, जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही उस पर कोई और हमला नहीं कर सकेगा। फिर आ जाता है नियो मर्केंटलिज्म, क्योंकि नियो मर्केंटलिज्म क्या है कि जो है ना कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन मैंने आपको कहा है कि नियो कॉलोनाइजेशन अब तक चल रही है। इसी तरीके से मर्केंटलिज्म तो खत्म हो गई, लेकिन नियो मर्केंटलिज्म या नियो इंपीरियलिज्म चल रही है। वो कैसे चल रही है आज जो है, इस तरीके से नहीं है कि कोई भी कंट्री जो है वो खुल्लम खुल्ला कह दे कि मैंने इस कंट्री को कॉलोनाइज करके रखा हुआ है, बल्कि क्या होता है कि वो इस किस्म की पॉलिसीज उन्होंने जो है ना की हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है वो इंडिपेंडेंट सोवेर्निटी जो उनकी है वो खतरे में आ गई है।
मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी कंट्री है, मतलब जो जितने भी आपने कंट्रीज देखे हैं उसमें आईएमएफ, जो जहां जहां भी आईएमएफ है तो वो कंट्री वीकर है। जब भी हम अमेरिका की कोई बात नहीं मानते हैं तो वो हम पे सैंक्शन लगा देता है, या वो हमारा ट्रेड कम कर देता है, या हमें वो डॉलर देना कम कर देता है। आपको याद होगा कि जब तुर्की ने जो है अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया था, बेसिकली वो कह रहा था कि आप जो कुर्द फोर्सेस हैं इराक में उनको जो है फंडिंग देना बंद कर दें, तो उस वक्त जो है उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं करेंगे। फिर अदर वे राउंड हुआ था। बहरहाल जो तुर्की जो था उसने जो मिडिल ईस्ट था उसमें वो अमेरिका की जो है ना बात नहीं मान रहा था। अब अमेरिका की बात नहीं मानने का मकसद यही था कि वो इन अ वे जो है अमेरिका को चैलेंज कर रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया था कि उसने कहा था कि मैं अपने जो भी पैसे हैं ना वो इसको बंद कर दूंगा। अब जब लीरा को उसने क्या किया कि उसको कम करना स्टार्ट कर दिया, वो जानबूझ के उसकी करेंसी को कम कर रहा था। उससे क्या होता, अगर उनका जो डॉलर के जैसे ईरान है उसके पास ऐसा नहीं है कि डॉलर नहीं है, लेकिन वो बाहर के कंट्रीज में पड़े हुए हैं। बाहर के कंट्रीज में होने की वजह से क्या हुआ है कि वो अकाउंट वहां पे फ्रीज हो गए हैं। वो अमेरिका जब उसने अकाउंट फ्रीज करा दिए तो इनके पास ज्यादा डॉलर जो है इंटरनली इनके पास इतने ज्यादा अरबों डॉलर मौजूद नहीं थे, करोड़ों डॉलर मौजूद नहीं थे। तो इसी वजह से उसकी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो गई है। इसी तरीके से उसने तुर्की को कहा था, लेकिन तुर्की के लोग जो थे उनके पास जितने भी कलेक्शन थी पैसों की, उन्होंने उससे जो है लीरा लेना खरीद कर दिए, यानी मार्केट से लीरा को कम कर दिया। जब लीरा की मार्केट में मतलब मौजूदगी कम हो गई तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो जो स्ट्रेंथ थी वो मेंटेन रही। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही डॉलर महंगा होता है तो हम जो है पैसे देकर जो है ना मतलब डॉलर जो है जैसे डॉलर सस्ता होता है तो हम क्या करते हैं, डॉलर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। इतना डॉलर हम लोग खरीदते हैं। हम तो आम लोग तो कम खरीदते हैं, लेकिन जो बिजनेस होता है वो इतने डॉलर खरीदते हैं कि हमारे मार्केट में जो है ना डॉलर खत्म हो जाता है, और इससे क्या होता है हमारी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू होना स्टार्ट हो जाती है। एनीवेज, नियो मर्केंटलिज्म में जो फर्स्ट एम्फोसिस वो करता है वो ये है कि प्रीशियस मेटल जो है वो रिप्लेस हो गए यूएस डॉलर से। अब जो है ना हम हर किसी को, जो भी पावरफुल स्टेट्स हैं वो टॉर्चर करती हैं डॉलर के जो है बेसिस पे। The newer form of mercantilism is much more strongly concerned with the developing states. वो जो है ना जो डेवलपिंग स्टेट्स है ना, अमेरिका की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि अमेरिका ने अपनी हर चीज को सब्सिडाइज करके रखा हुआ है। इट मीन्स कि इवन अगर उनके यहाँ 1 किलो चावल जो है वो 20 रुपए, $20 लेट से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अमेरिका ने क्या किया है कि उसने फार्मर्स को सब्सिडी दी हुई है। लेट से उनको पानी के पैसे नहीं देने पड़ते, उनको टैक्सेशन नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से जो है ना उनका जो दुनिया से वो चावल जो है इंपोर्ट कर रहा है, अगर उसकी प्राइस $20 है और जो अमेरिका के चावल है उसकी भी प्राइस $20 है, लेकिन उसने उसको सब्सिडाइज करने की वजह से उनकी प्राइस $18 हो गई है। तो लोग क्या करेंगे कि वो $18 यानी अपनी जो इंडस्ट्री होगी उसको जो है वो ज्यादा प्रमोट करेंगे। जब उसकी जो है सप्लाई ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी तो जो बाकी कंट्री थे उनका इंपोर्ट जो है वो कम से कम होता जाएगा। अब हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे सब लोग जो है चीजें इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो दुनिया में बाहर बेच सके। लेकिन अगर हमारी चीजें बाहर बिकना बंद हो जाएंगी तो हमारे पास जो है डॉलर्स नहीं होंगे। अगर हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे तो जो जरूरी चीजें हम उनसे लेना चाहते हैं, स्पेशली जो कोर स्टेट्स हैं उनसे जो हम चीजें लेना चाहते हैं वो हमें मिलना बंद हो जाएंगी। अगर पैसे नहीं होंगे तो हम उससे खरीदेंगे कैसे? तो ये सेकंड लेवल के मर्केंटलिज्म है जिसमें वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। सेल्फ सफिशिएंट होने की वजह से उनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगा कि भाई आप अपने $20 के चावल को हमें $10 में देते हैं तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी है। तो जो वीकर कंट्रीज है उनके साथ तो वो ऑलरेडी जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो ये कर रहे हैं। Third, neo-mercantilism, especially as it developed in 20th century, its states were expected to play much more sophisticated
वेंशनिस्ट रोल इन नेशनल इकोनॉमी। अब जो पहले ये था कि स्टेट्स जो है वो इतना ज्यादा जो है मैंने याद है मैंने आपको मैकडॉनल्ड का एक मिसाल पहले पहले क्लास में दिया था। ये यही बात है कि अब जो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे जो है वो स्टेट एक्टर्स जो है, एक तो उनका मोटिव होता है, सेकंड मैंने आपको ये मिसाल दिया कि अमेरिका हो गया या फिर जो भी पावरफुल कंट्रीज है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट में वो इतने ज्यादा टैक्सेशन है, इतने ज्यादा वो मसले करते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो है ना वहां पे इन्वेस्ट करने से गुरेज करती हैं। जब वो वहां पे लोकली प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं तो उससे क्या होता है कि वो बाहर से अपनी चीजें उस मुल्क में भेजेंगी। जब वो बाहर से भेजेंगी तो ये जो अमीर कंट्रीज है वो इस पर टैक्सेशन और टैरिफ्स लगाएंगे। जब वो टैरिफ लगाएंगे तो दो चीजें होंगी, एक तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा कमाई हो जाएगी, सेकंड उनके पास आपके ब्लैकमेलिंग पावर आ जाएगा कि भाई आप ये चीज इस प्राइस पे दे रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, वरना आप हमें ना दें, और वो आपको इसी जो है ना ट्रेड से जो है वो धमका सकते हैं। जैसे अमेरिका ने कहा था कि मैं इतना % टैरिफ लगा रहा हूँ चाइना पे, तो चाइना को बेसिकली नुकसान हो जाता, चाइना की चीजें महंगी हो जाती। तो चाइना ने जो है कहा कि अगर आप लगा रहे हैं तो फिर हम भी लगाएंगे। ये क्या था, ये नियो मर्केंटलिज्म का एक प्योर एग्जाम्पल था। ट्रेड प्रोटेक्शन टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट सब्सिडाइज, जो मैंने आपको पहले ही कहा, स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी होती है जिसमें वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो इंपोर्ट के बजाय जो है इस किस्म की चीजें खुद ही बनाना स्टार्ट कर दें। डेफिसिट इन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज आर बीइंग मिटिगेटेड बाय टैक्सेशन। टैक्सेशन जो है उसको जो है वो हायर कर देते हैं या लोअर कर देते हैं अपने हिसाब से जो स्टेट्स होती हैं, ताकि अपनी स्टेट्स जो हैं उनकी जो कंपनीज है उसको वो बचाएं। और इसी तरीके से जो ये ट्रेड की जो पॉलिसीज और टैरिफ्स और टैक्सेस है, इसी से वो जो दूसरा कंट्री है उसको नुकसान देती हैं। जैसे इंडिया जो था उन्होंने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन जो MNF का जो है ना MFN का जो है वो दिया हुआ था, उसके साथ हमारी ट्रीटी हुई हुई थी। उसमें ये होता था कि 25 to 45 ऐसी चीजें थी, एक लिस्ट बनी हुई थी जिसपे वो हम पे जो है ना टैरिफ्स नहीं लगा पाते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा ये स्टेटस आउट किया तो अब हमारी सारी की सारी चीजें, अभी ऐसे नहीं कि हमारा ट्रेड उनसे बंद हो गया है, ट्रेड हम करेंगे लेकिन अब उस पे वो टैरिफ्स कलेक्ट करेंगे। टैरिफ कलेक्ट करने से क्या होगा कि ओवरऑल हमें नुकसान होगा, हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी, हमारे जो एक्सपोर्टर है उनको वो फीसेस भरनी पड़ेंगी। अब वो फीस भरेंगे तो ऑफकोर्स उसमें उनको ओवरऑल नुकसान होगा। तो इस तरीके से जो है वो एक दूसरे को जो है स्टेट्स कंट्रोल कर रही हैं। और बायलैटरलिज्म आ गया, यानी 2 कंट्रीज 3 कंट्रीज एक दूसरे से अपट्रेड कर सकती हैं। पहले क्या था, मर्केंटलिज्म में प्योरली ये था कि एक या 2 पावरफुल स्टेट्स होते थे जो कॉलोनाइजेशन करते थे, उसके बाद वो वहां से जो है ना पैसे निकालते थे। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई, अब ये लोग एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। लेकिन इस ट्रेड में भी एक पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में क्या है कि जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो मेक श्योर करती हैं कि वो हमेशा फायदे में रहें और अगला जो है वो बहुत कम फायदा उठाए, ताकि वो ज्यादा पावरफुल ना हो सके। अच्छा, मार्क्सिज्म क्या है, हमने मार्क्सिज्म को ऑलरेडी जो है ना स्टडी किया हुआ है। हम इनकी जो है थ्योरीज को जो है स्टडी करेंगे। जो मार्क्सिज्म से जो थ्योरी पहली निकली है वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है पहले मैं आपको वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी समझा देती हूँ। अच्छा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आप सब लोगों को याद होगा कि दुनिया जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहले कोर है, फिर सेमी पेरीफेरी है और फिर पेरीफेरी है। तो जो इस किस्म की जो सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी और कोर स्टेट बनी हुई है, उसमें मार्क्सिज्म कहता है कि इन लोगों ने दुनिया को जानबूझ के इस तरीके से जो पावरफुल स्टेट्स है उन्होंने गरीब किया हुआ है। हमें उन्होंने नॉर्थ और साउथ में जो है ना डिवाइड कर दिया है, जिसमें जो नॉर्थ है वो यूजुअली जो है ना सेट करता है ट्रम्प्स जो है हमसे ट्रेडिंग के। देखिए, अगर आप बड़े बड़े कैपिटल IMF को देख लें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को देख लें या वर्ल्ड बैंक को देख लें, तो उसमें आपको लीडर कौन नजर आएगा, अमेरिका नजर आएगा, क्योंकि वो वहां फंडिंग करता है, वहां उन लोगों का ही स्टाफ वहां पे मौजूद है। आपको बहुत ही कम वहां पे जो है साउथ यानी आपको चाइना से या फिर हमारे कंट्री से, यहाँ से आपको बहुत ही कम लोग नजर आएंगे, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक एक्सप्लॉयटेशन का मैंने आपको ऑलरेडी मिसाल दे दिया बांग्लादेश का, कि किस तरीके से वो उसको एक्सप्लॉयट करते हैं। इससे और क्या होता है कि कुछ जो है जगह है वो जानबूझ के जो है ना कुछ कंट्रीज को जो है वो गरीब रखना चाहते हैं। वो गरीब इसलिए रखना चाहते हैं ताकि वो हमसे वो चीजें लेते रहें।
अब डिपेंडेंसी थ्योरी का जो है मेन थिंग ये है कि ये जो कोर स्टेट्स होती हैं वो हमेशा जो है एक तो अमीर होती हैं, इसके अलावा इनके पास अच्छा जो है अच्छी इनके पास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इनके जो गुड ये हमेशा आपसे रिसोर्सेज लेती है, रिसोर्सेज आपसे कौन से लेती हैं, आपसे रॉ प्रोडक्ट्स लेती हैं और आपको कौन सी चीजें सेंड करती हैं, आपको गुड्स बेचती हैं। लेकिन कोर जो स्टेट्स हैं वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपको नहीं बेचना चाहते। वो इसलिए नहीं बेचना चाहते कि अगर वो आपको ये फॉर्मूला सिखा दें कि भाई आइसक्रीम कैसे बिकती है, तो वो जो आपसे दूध ले रहे हैं वो तो आप तो उनसे दूध लेते रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी और को सिखा देंगे भैया मेरा आपका आइसक्रीम का दुकान है, फॉर सपोज आई एम द कोर स्टेट, मेरे पास आइसक्रीम का दुकान है और मैं आपसे दूध लेती हूँ, मैं आपसे दूध लेती हूँ 10 रुपए पर केजी, उसमें से मैं आइसक्रीम बनाती हूँ 40 रुपीज की जो मैं आपको ही बेचती हूँ। तो आपने जो 10 रुपए की चीज मुझे बेची और फिर आपने 30 रुपए ऊपर से जो ना वो चीज मुझसे खरीद ली, तो आपके पास ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन नहीं हो रही है, यानी आपके पास इतने पैसे जमा नहीं हुए, 30 रुपए क्या हो गया, उधार हो गया। तो अगर आप चाहते तो आप जो है ना कोशिश करते कि एक्सक्यूज मी, हेलो, मुझे क्लास पर ना फोन क्या आती है, 1 मिनट। तो जो मैं कोशिश करूंगी, जो सेमी पेरीफेरी या पेरीफेरी है वो कोशिश करेंगे कि भाई ये आइसक्रीम बनाने वाली मशीन ही हम ऑल टुगेदर जो है ना पैसे जमा करके खरीद लेते हैं ताकि ये मुसीबत खत्म हो जाए। लेकिन मैं जो कोर स्टेट हूँ, मैं आपको वो मशीन बेचना ही नहीं चाहती हूँ, अगर मैं बेच दूंगी तो मैं अपने सारे कस्टमर क्या है गुम कर दूंगी। तो जो ये कोर स्टेट्स हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि ये कोर स्टेट जो है वो भी डिपेंडेंट है रॉ प्रोडक्ट के लिए, रिसोर्सेज के लिए, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी पर। और ये दोनों जो चीजें, दोनों जो सिस्टम है, दोनों जो कंट्रीज हैं वो भी जो है उन पर इक्वली डिपेंडेंट है। लेकिन देन अगेन जो कोर स्टेट्स हैं वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। एक तो वो जानबूझ के आपको डिपेंडेंट रखते हैं अपने पास, इस किस्म की वो पॉलिसीज जो है ना लाते हैं, इस किस्म का उन्होंने एक वर्ल्ड सिस्टम बनाया हुआ है जिससे जो गरीब कंट्री है वो हमेशा गरीब रहेंगे और जो अमीर कंट्री है वो अमीर तरीन होते जा रहे हैं। ठीक है। कोर नेशंस जो होती हैं उनका इनकम हाई होता है, वो इंडस्ट्रियलाइज होती हैं, उनकी वो हमेशा कंट्रोल करती हैं ग्लोबल मार्केट को, क्योंकि मैंने आपको बताया वो सिस्टम ही उन्होंने बनाए हैं, इदारे ही उन्होंने बनाए हैं, तो ऑफकोर्स लोग भी उनके हैं और रूल्स भी वो बना रहे हैं। जो पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी होती है उनके पास चीप लेबर होता है, वो चीप लेबर कोर कंट्रीज के पास जाता है, वहां मेहनत करता है, उनका मुल्क बनाता है, और वो जो मनी होती है वो जो कमा रहे होते हैं वो थोड़ा जो है आखिर में पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी को मिलता है, जबकि ओवरऑल फायदा किसका होता है, पहले कोर स्टेट का होता है, फिर उससे जो थोड़े से कम पावरफुल यानी सेमी पेरीफेरी कंट्रीज हैं उनका होता है, और फिर पेरीफेरी का होता है। कोर कंट्रीज में कौन आ जाता है, कुछ मिसालें मैं आपको दे देती हूँ, जर्मनी होगा, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, ये हैं कोर नेशंस, यानी ये फुली डेवलप्ड है। फिर आ जाती है सेमी पेरीफेरी नेशन, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इसके अलावा सिंगापुर हो गया, इस किस्म की जो है डेवलपिंग, जापान हो गया, ये जो है सेमी पेरीफेरी में आ जाती है, जो थोड़ा बहुत अभी तक जो है अमेरिका पे या दूसरे कंट्रीज में, ब्राजील हो गया, डिपेंडेंट है। फिर आ जाती है पेरीफेरी नेशंस यानी गरीब ममालिक, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। अच्छा, सेमी पेरीफेरी में पूरा अरब वर्ल्ड जो है, अरब वर्ल्ड के जितने भी अमीर कंट्रीज हैं वो सारे, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, वो सारे सेमी पेरीफेरी हैं। जबकि पेरीफेरी कौन है, पाकिस्तान हो गया, यमन हो गया, सूडान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारे कौन है, पेरीफेरी। फिर आप खुद ही जब आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे जो है हम हमेशा गरीब ही होते जा रहे हैं और ये जो कंट्रीज जो है वो हमेशा अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। एक तो उनकी गवर्नेंस अच्छी है, ऊपर से उन्होंने जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल पॉलिसीज बनाई हुई हैं वो भी कुछ इस तरीके से हैं जिसमें जो पेरीफेरी नेशंस हैं उनको ज्यादातर फायदा नहीं होता है, ओवरऑल उनको नुकसान ही होता है।
अच्छा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो यूजुअली आपको इंटरनेशनल सिस्टम समझा रहा होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो कैसे काम करती है, जबकि डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो आपको इंटरनेशनल क्लासेस और क्लास स्ट्रक्चर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रही होती है कि किस कंट्री का किस कंट्री पे बहुत ज्यादा पावर है, या कौन सी जो है ना टाइप ऑफ कंट्रीज जो है वो पावर रखती हैं कौन से टाइप ऑफ कंट्रीज पे। ये जो मैंने आपको ये जो आपको पहले मैंने आपको पढ़ाया है, दो अभी मैंने आपको पढ़ाई है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी। ये जो है मेजर थ्योरीज है जिनको आपको समझना है, या आपको जो है जेंडर स्टडीज में भी काम आ सकती हैं, उसमें तो वैसे ही है, करंट अफेयर्स में भी आपको काम आती है, सोशियोलॉजी में भी समहाउ इसका थोड़ा बहुत टच होता है। ओवरऑल आईआर में भी अब जो है हर साल जो है ना किसी तरीके से इस थ्योरी को जो है वो देते हैं, एक साल छोड़ के एक साल जो छोड़ के जो है ये थ्योरीज आती हैं। इसके साथ ही हम जो है आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद फिर बाकी 3-4 चीजें रह जाती है जो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है? यस मैडम। अगर कोई सवाल है तो फिर सवाल करें। कोर कंट्रीज जो होते हैं वो अमीर कंट्रीज होते हैं, ये यहाँ पे इनके मैंने टाइप समझाए हुए हैं। जो कोर नेशंस होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेमी पेरीफेरी के भी कुछ होते हैं और पेरीफेरी के भी कुछ होते हैं। अब जो कोर स्टेट्स होती हैं उनका ये होता है कि वो हमेशा अमीर होती हैं, ये जो होती है ना ये हमेशा रिच स्टेट्स होती हैं। ये जो होती हैं ये डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास डेवलपिंग होती हैं, यानी थोड़ी बहुत ही अमीर होती हैं। ये जो होती हैं ये बेचारी जो है वो गरीब होती हैं। अब ये जो कोर स्टेट्स होती हैं इनके पास ग्लोबल मार्केट का कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से जो है लेबर जाता है इनके ममालिक में काम करने। जब इनके ममालिक में ना सिर्फ काम करने बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं वो भी सारी की सारी ये लोग बना रहे होते हैं। जब ये कोर स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो जितने भी रूल्स, हमने मर्केंटलिज्म पढ़ा, फिर नियो मर्केंटलिज्म पढ़ा। नियो मर्केंटलिज्म में क्या था कि रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाती हैं वो पावरफुल नेशंस बनाती हैं, और वो मेक श्योर करती हैं कि वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो उनके फायदे में आए। अब जो हमने सेप्स पढ़ा था याद है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज, मैंने आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि मनी को डीवैल्यू किया जाए और प्राइवेटाइजेशन की जाए, आपकी जो फंडिंग है उसको खत्म कर दिया जाए ताकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। अब ये सब रूल्स किसने बनाए? वो कोर स्टेट्स ने बनाए। जब कोर स्टेट डी वैल्यू कराती है किसी के भी पैसे तो उससे क्या होता है कि यहाँ से जो लेबर जा रहा होता है वो कम कमाता है, वो जो है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्ट जा रहा हो, ये जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं इनको उनके भी पैसे जो है ये कंट्रीज जो है वो उनको बहुत कम देती हैं। ये लोग जो होते हैं इनके पास हमेशा रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ये ज्यादातर एग्रीकल्चर ही कर रहे होते हैं। ये एग्रीकल्चर ये इनको देते हैं, उससे क्या होता है ये लोग इसका जो है फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स इनको भी बेचते हैं और इनको भी बेचते हैं। लेकिन जो मेन चीज होती है वो होती है टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी कभी भी आपको नहीं देते हैं। ये जो है ये इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इनके पास भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, इनके पास भी कैपिटलिस्ट है, इनके पास जो आवाम है वो ज्यादा पढ़ी लिखी है एज कम्पेयर टू ये। अब ये लोग जो है अगर ये भी अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट हो जाए, अपनी करप्शन को खत्म कर दें, थोड़ा अपनी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा काम करें, तो क्या हो जाएगा कि ये लोग भी सेमी पेरीफेरी में आ जाएंगे, फिर सेमी पेरीफेरी से ये कोर स्टेट्स में भी आ सकते हैं। लेकिन जो मार्क्सिज्म की और जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की जो आर्ग्यूमेंट है वो कहते हैं कि इन लोगों को गरीब करने में जो है कोर नेशंस और सेमी पेरीफेरी का बहुत फायदा है, क्योंकि अगर ये लोग अमीर हो जाएंगे तो फिर जो है ना ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे जो है इन यहाँ से मिलेंगी। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो आपको यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अलावा कौन सा हो गया, कनाडा हो गया, ये सब जो है वो सारी की सारी डेवलप्ड स्टेट्स हैं। चाइना भी डेवलपिंग है। मर्केंटलिज्म और नियो मर्केंटलिज्म में ये फर्क था कि पहली बात तो जो मर्केंटलिस्ट थे उनके पास पहले जो है वो कॉलोनाइज करते थे चीजों को, लेकिन जो नियो मर्केंटलिज्म था उसमें कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई। जब कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई तो उससे ये हुआ कि उन्होंने इस किस्म के सिस्टम बना लिए, इस किस्म की पॉलिसी जो मैं इसी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में बता रही हूँ कि उस थ्योरी से जो है ना स्टेट जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया। अब स्टेट ही जो है ना बिजनेस को कंट्रोल करने लगा है, लेकिन स्टेट टू स्टेट जो वो बिजनेस करते हैं
जो पावरफुल स्टेट जो कम स्टेट से बिजनेस कर रही होती है, तो उसमें जो है पावरफुल स्टेट का ज्यादा फायदा होता है। उन्होंने ट्रेड थ्रू ट्रेड जो है ये जो पेरीफेरी नेशन है उनको कंट्रोल किया हुआ है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, बेसिकली वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये जो है ना है कि वर्ल्ड जो है वो 3 जो है हिस्सों में बटी हुई है, कोर, सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी। वो सिर्फ इस चीज को जो है ना ज्यादा जो है एक्सप्लेन करता है, फिर वो यही बताता है कि पेरीफेरी कौन सी है, सेमी पेरीफेरी कौन सी है, और क्या कहते हैं कि कोर नेशंस कौन सी है। इन दोनों का देखें यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिपेंडेंसी इन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी शेयर अ कॉमन एम्फोसिस ऑन ग्लोबल एनालिसिस एंड सिमिलर assumptions अबाउट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, इट्स इम्पैक्ट वगैरह। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो पावर ट्रांजिशन पे जो है ज्यादा फोकस करती है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो रोल ऑफ पावरफुल स्टेट एंड इंटर स्टेट्स के बारे में ज्यादा बात करती है। यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी ये बताती है कि कौन सी स्टेट किस स्टेट पे किस हिसाब से डिपेंडेंट है, और कौन सी स्टेट फिर वो इंटर डिपेंडेंसी भी है कि आप उस पे इस चीज के लिए डिपेंडेंट है तो वो भी किसी चीज के लिए आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो ये बताती है कि ये दुनिया रन कैसे हो रही है, और कौन सी स्टेट जो है वो किस स्टेट से किस हिसाब में बिजनेस कर रही है, और कोई स्टेट अगर गरीब है तो वो गरीब क्यों है, उसके रीजंस जो है वर्ल्ड लेवल पे क्या है। और कोई सवाल है?